अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से मलिक सफ़दर हयात साहब की कहानी लेकर आई हूँ। उससे पहले सुनने से पहले लाइक कर दिया करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। एक शाम चंद देहाती एक शख्स को खींचते हुए थाने में लाए और बताया कि इसने बड़े चौधरी साहब को कत्ल कर दिया है। वो तादाद में 7-8 थे। 2 आदमियों ने मुबैना कातिल को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर बैक वक्त कई आदमी वारदात का अहवाल बयान करने लगे। वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे, इसलिए मुझे भी उन्हें ऊंची आवाज में ही डांट कर चुप कराना पड़ा। ये डंगरी मंडी नहीं है, मैंने कहा, थाना है। सब नहीं बोलो, किसी समझदार आदमी को आगे करो। ओए चुप करो, एक बार शख्स ने कहा। उसने ऊंचे शिमले वाली पगड़ी पहन रखी थी और लिबास भी साफ सुथरा था। कंधे पर उसके रिवॉल्वर भी लटक रहा था। वो दूसरों को पीछे हटाकर आगे आ गया। इस बदबख्त ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है जनाब। उसका नाम चौधरी जमालदीन था। हम लोग चकबत्ती से आए हैं। चौधरी जमालदीन का नाम सुनकर मैं चौंका। मैं 2-3 बार उससे मिल चुका था और कई लोगों की जुबानी उसके किस्से सुन चुका था। वो इंतहाई जाबिर किस्म का जागीरदार था। गांव में उसका बड़ा दबदबा था। उसकी हवेली में होने वाले मजालिम की दास्तानें मेरे कानों में पड़ती रहती थी, मगर मैं किसी मुद्दई के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। गांव का कोई शख्स उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ एक वाक़ये की रिपोर्ट हमारे पास आई थी। चौधरी जमालदीन के ख़ानदान के एक नौजवान ने माछियों की एक लड़की उठा ली थी। माछियों के एक जोशीली नौजवान ने बरादरी की मुखालिफत के बावजूद थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। वो फिर घर नहीं पहुंचा, रास्ते में ही से कहीं गायब हो गया। ये मेरे आने से पहले की बात थी। इस किस्म की और बहुत सी कहानियां चौधरी जमालदीन और उसके ख़ानदान के बारे में मशहूर थी। लिहाजा मुझे यकीन था कि चौधरी के कत्ल की खबर सुनकर गांव के गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। मकतूल के भाई का नाम चौधरी करमदीन था। बकौल उसके वो कत्ल का ऐनी गवाह नहीं था। शाम के वक्त वो चंद लोगों के साथ अपनी बैठक में बैठा बातें कर रहा था कि उसे चौधरी जमालदीन के कत्ल की इत्तला मिली। वो उसी वक्त मौके वारदात पर पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने कातिल को आलाए कत्ल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था और अब वो मेरे सामने हाथ जोड़े फर्श पर बैठा था। उसकी उम्र 24-25 साल के लगभग नजर आती थी। रंग उसका काला था और उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। एक मैली सी धोती और एक पेवन लगी कमीज। उसके चेहरे पर दुनिया भर की महरूमी और बेचारगी पाई जाती थी। इस किस्म के महरूम लोग देहातों में कसरत से पाए जाते हैं। ये वो तबका है जो सदियों से गुर्बत, जहालत और जागीरदाराना निज़ाम की चक्की में पिसता चला आ रहा है। अक्सरियत में होने के बावजूद माशरे में इनकी कोई हैसियत नहीं। ये लोग जुल्म सहने को भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते हैं। लेकिन इनमें से कभी-कभी कोई जग्गा डाकू भी बन जाता है जो जागीरदारों और ज़मींदारों के लिए कहर नागहानी बन जाता है। लेकिन वो खस्ता हाल नौजवान इस किस्म का नज़र ही नहीं आता था। एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी थी वो ये थी कि नौजवान के जिस्म पर एक खराश तक नहीं थी। हालांकि चौधरी जमालदीन बहुत बड़ा जागीरदार था। वहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक उसके लवाहिकीन को चाहिए था कि कातिल को मार मार कर अधमुआ कर देते। ये इंसानी फितरत है। यह फितरत का एक बिगड़ा हुआ पहलू है, लेकिन होता अमूमन यही है। कातिल को मकतूल के उर्सा तख्ता सितम बनाते हैं, फिर पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन वो नौजवान इस एतबार से खुशकिस्मत मालूम होता था। उसके जिस्म पर मार पीट का कोई निशान नहीं था। खड़े हो जाओ, मैंने नौजवान को हुक्म दिया। फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो खड़ा हो गया और लज्जाजत आमेज लहजे में बोला, मेरा नाम शमसू कुम्हार है सरकार। तुमने चौधरी जमालदीन को क्यों कत्ल किया? चौधरी करमदीन के करीब खड़ा हुआ एक नौजवान बोला, थानेदार साहब, इससे क्या पूछते हैं? आप हमसे पूछें, हम आपको सारा किस्सा सुनाएंगे। मैंने नौजवान का जायजा लिया। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। गले में उसके रंगीन पटका था और तल्लेदार खुस्से के ऊपर उसने शानदार लाचा बांध रखा था। मैं समझ गया कि वो चौधरी खानदान का फर्द है। तुम कौन हो? मैंने तहकुमाना लहजे में पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चौधरी सिराजदीन है।
उसने गर्दन फुलाकर कहा। चौधरी जमालदीन मेरे ताया थे। थानेदार तुम हो या मैं? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है? वो अपने साथियों की तरफ देखकर थोड़ा सा हंसा। कुर्सी पर आप बैठे हैं, वर्दी आपने पहनी हुई है, फिर भी आप पूछते हैं कि थानेदार कौन है? वो चौधरी करमदीन का बेटा था। बात सुन ओए काका, किसी वहम में न रहना। मैंने आंखें निकाली। ये थाना है थाना, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मेरे सामने अदब से बात करो। मैंने बड़े बड़े चौधरियों की कलगियां टेढ़ी कर दी हैं। तुम तो अभी कल की पैदाइश हो। जब तुमसे सवाल किया जाए उस वक्त बात करना। उधर तुम्हारे ताया की लाश पड़ी है और तुम यहाँ दांत निकाल रहे हो। तुम्हारा किस्सा भी सुन लेंगे। वो कुछ बोलना चाहता था मगर उसके बाप ने डांट कर उसे चुप करा दिया। मैंने दोबारा मुलजिम से पूछा, क्यों भाई शमसू, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी चौधरी साहब से? कोई दुश्मनी नहीं थी सरकार, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने चौधरी साहब को कत्ल नहीं किया। तुम इस तरह नहीं मानोगे, मैंने उसे घूरते हुए कहा। तुम जैसों के लिए हमने स्पेशल लिट्टा रखा हुआ है। मैंने उसे हवलदार के सुपुर्द कर दिया और चौधरी करमदीन से कहा, चले जी, पहले मौका देख लें। उनके पास सवारी का इंतजाम मौजूद था। मैंने चंद कांस्टेबल्स को साथ लिया और चकबत्ती पहुंच गया। लाश एक खेत के किनारे पर पड़ी थी। उसे चादर से ढक दिया गया था और आसपास काफी तादाद में लोग जमा थे। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था मगर अभी कुछ रोशनी बाकी थी। एक तरफ औरतों का जमघटा लगा हुआ था और उधर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। चौधरी करमदीन ने मुझे बताया कि किसी ने लाश को नहीं छेड़ा। आला कत्ल, जो एक विलायती साख्त का रिवॉल्वर था, लाश से चंद कदम दूर पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने चादर हटाकर लाश का मुआयना किया। मकतूल ने मलमल का कुर्ता और शलवार पहन रखी थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक गोली का निशान था। वो थोड़ी के ऐन नीचे गर्दन में लगी हुई थी और सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई थी। मैंने मकतूल के आसपास जमीन का मुआयना किया, मकतूल के नीचे भी देखा, मगर जमीन पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। मैं फौरन समझ गया कि कत्ल किसी और जगह पर हुआ था। बाद में लाश वहां लाकर फेंक दी गई थी। जिस किसी ने भी ये हरकत की थी या तो वो खुद बेवकूफ था या पुलिस को बेवकूफ समझता था। लाश के बारे में ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आला कत्ल को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी 3 गोलियां चलाई गई थी। मैं मौके पर ही गवाहों के बयानात लेना चाहता था मगर एक तो वहां रोशनी का इंतजाम नहीं था, दूसरे मच्छर बहुत ज्यादा थे। लिहाजा मैं चौधरी करमदीन के इसरार पर उनकी हवेली में पहुंच गया। खासी शानदार हवेली थी, पुख्ता और ऊंची छतों वाली। सहन खासा वसी और अरीज था और उसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर खारदार तारे लगी हुई थी। हमें जिस कमरे में बैठाया गया उसमें गैस का लैंप रोशन था। कमरा क्या था, पूरा हॉल था। फर्श पर दबीस कालीन, खिड़कियों पर नफीस पर्दे, दीवारों पर शानदार तस्वीर और कालीन पोश फर्श का आला फर्नीचर से मुजयन था। मलिक साहब, आपकी रिहाइश और खाने का मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया है। चौधरी करमदीन ने कहा, आज रात आप हमारे मेहमान रहेंगे। इस वक्त आप आराम करें, कागजी कार्रवाई सुबह मुकम्मल कर रहे हैं। रात रहने के बारे में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, मैंने कहा, लेकिन कागजी कार्रवाई मैं अभी मुकम्मल करना चाहता हूँ। आप ऐसा करें, गवाहों को यहाँ बुला लें। जनाब, आप थके हुए हैं, अभी आराम करें। उसने कहा, चौधरी साहब के इंतकाल की वजह से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। किसी को अपना होश नहीं है। कातिल को तो हमने आपके हवाले कर ही दिया है। अब जल्दी किस बात की है आपको? गवाहों की आप फिक्र न करें, पूरा गांव गवाही देने के लिए तैयार है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वारदात पूरे गांव के सामने अमल में आई थी? ये बात नहीं है। मेरा ये मतलब है कि इस वक्त गवाहों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदारों को इत्तला करने दूसरे इलाकों में गए हुए हैं। अभी तो हमें ये भी पता नहीं कि कौन-कौन मौके पर मौजूद था। वो मुतज़ाद बातें कर रहा था और गवाहों को मौखर करना चाहता था। इसका मतलब ये था कि वो गवाहों को अपने मतलब का बयान रटाना चाहता था और ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। मैंने कहा, चौधरी साहब, कार्रवाई अभी शुरू होगी। जो गवाह इस वक्त मौजूद हैं उन्हें यहाँ ले आएं और जो बाहर गए हुए हैं उनके नाम लिखवा दें। उनके बयान हम कल ले लेंगे, लेकिन इन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि वो आज रात गांव में मौजूद नहीं थे। उसने गहरा सांस लिया, बोला, अगर आप इसरार करते हैं तो मैं पता करवाता हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरे साथ उस वक्त एक एएसआई और गालबन 2 सिपाही थे। बाकियों को मैंने लाश के हमरा भेज दिया था।
कुशादा नशिस्तगाह में जहां हमें बैठाया गया था, 2-3 अफराद पहले से मौजूद थे। एक तो सफ़ेद रेश बूढ़ा था, जिसकी उम्र 80-85 बरस के लगभग नज़र आती थी। वो कमरे के दूर उस्ताद कोने में बैठा तस्बीह के दाने घुमा रहा था। 2 अधेड़ उम्र के आदमी थे, जो हमारी मेज़बानी के लिए वहां ठहरे हुए थे। मैं बूढ़े के पास जा बैठा और रस्मी कलिमात के बाद पूछा कि चौधरी जमालदीन उसका क्या लगता था। जमालदीन मेरा भांजा था, बूढ़े ने कहा। मैं उसका खालू हूँ। मेरा नाम गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर साहब, चौधरी जमालदीन का तो बड़ा दबदबा था। एक कुम्हार को उन पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, मलिक साहब, क्या आपने शमशु कुमार को जमालदीन पर हाथ उठाते देखा था? मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल किया है। आप थानेदार हैं, बाहर निकल कर पता करें और अगर जवाब मिल जाए तो मुझे भी बताएं। आपको हुकूमत इसी काम की तनख्वाह देती है, मुजरिमों को पकड़ने की और बेकसूरों की मदद करने की। मैं ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। दुआ करें मुझे कामयाबी हो, कोई बेगुनाह मेरे हाथों सजा न पाए। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। एक बात याद रखो, खुदा वंदे बुजुर्ग वो बरतर फरमाता है, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, इसलिए इन दोनों चीजों से होशियार रहना चाहिए। इस लम्हे एक लंबा तड़ंगा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और बूढ़े गुलाम सरवर से मुखातिब होकर बोला, बाबा जी, तुझसे खुड्डे लगे रहते हो, चुपचाप अल्लाह अल्लाह किया करो, तोड़ी खेड मुक चुकी है। कोई गल नहीं पुत्र फजलाही, गुलाम सरवर ने कहा, मैं तो अल्लाह अल्लाह करता ही रहता हूँ। असल में तो तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। फिर उसने लहक लहक कर फारसी का ये शेर पढ़ा, दर जवानी तो ये करदन शेवा पैगंबर इस्त, वक्त पीरी गर्ग जालिम में शुद परहेजगार। मामा जी, एक तो आप वाज बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, फजले इलाही ने कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और सलाम करने के बाद बोला, मामा जी बूढ़े हो गए हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या कह रहे हैं। फिर उसे अपना तारुफ कराने का ख्याल आया, मैं चौधरी जमालदीन का बेटा हूँ, चौधरी फजले इलाही। चाचा जी ने पैगाम भेजा है कि पहले आप खाना खा लें, इतनी देर में वो गवाहों को इकट्ठा कर लेंगे। मैंने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, खाना हम ठहर कर खाएंगे। चाचा जी से कहें कि हमने आपकी इज्जत का ख्याल करते हुए गवाहों का मामला उनके सुपुर्द कर दिया था, वरना तो हकीकत ये हमारा काम है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि गवाहों को किस तरह तलाश करना है और किस तरह उनका बयान लेना है। फर्ज इलाही खामोशी से वापस चला गया। थोड़ी देर बाद चौधरी करमदीन 5-6 आदमियों को साथ लिए हुए नशिस्तगाह में पहुंच गया। लो जी थानेदार साहब, गवाहान हाजिर हैं। उसने कहा, उनके बयानात ले लें। इन गवाहों में 3 मज़ारे, एक लोहार और एक स्कूल टीचर था। उन पांचों ने तकरीबन एक जैसा ही बयान दिया। 3 मज़ारीन ने बयान दिया कि वो अपने खेत में काम कर रहे थे कि उन्होंने बड़े चौधरी साहब को देखा, जो खेतों में सैर करने के लिए निकले हुए थे। वो बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। अचानक 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। मज़ारीन ने देखा कि बड़े चौधरी साहब ज़मीन पर गिर पड़े हैं और शमसु कुम्हार एक तरफ भागा जा रहा है। तीनों ने उसे ललकारा और फौरन उसके पीछे भागे। सिद्दीक लोहार ने अपने बयान में कहा कि वो शाम के वक्त खेतों के करीब से गुजर रहा था कि पहले उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी, फिर शमसु कुमार को भागते हुए देखा। 3 आदमी उसके पीछे भाग रहे थे, वो भी शमसु कुमार के पीछे भागा। मास्टर इनायत अल मास्टर इनायतुल्लाह ने कहा कि वो खेतों में चहलकदमी करने के लिए निकला था। कुछ फासले पर उसने बड़े चौधरी साहब को टहलते हुए देखा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शमसु कुमार, जो गंदुम के खेत में छुप कर बैठा हुआ था, बाहर निकला और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके भागने से पहले थोड़ी देर उसके भागने के थोड़ी देर पहले 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी और मास्टर ने चौधरी साहब को गिरते हुए देखा था। मज़ारों का नाम बशीर, इसहाक और असगर थे। मैंने बगैर जरह के पांचों के बयानात नोट कर लिए और कहा, तुम लोग परसों थाने आ जाना, पक्के कागजात पर दस्तखत करने और अंगूठे लगवाने के लिए। फिर मैं चौधरी करमदीन की तरफ मुतवज्जा हुआ, चौधरी साहब, आप भी बयान लिखा दें। मलिक साहब, मुझसे क्या बयान लेंगे आप? मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था। ठीक है, मैं आपसे वैसे ही चंद सवालात कर लेता हूँ। मैंने मुफाहिमाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो बहरहाल मुकम्मल करना है हमें। जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने कहा, पहले खाना खा लें, फिर सवाल-ओ-जवाब भी हो जाएँगे।
उन लोगों की बातों से कहीं ये महसूस नहीं होता था कि उन्हें चौधरी जमालदीन की मौत का दुख हुआ था। हवेली के बाहर उन्होंने ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए चारपाइयाँ डाल रखी थीं। हवेली के अंदर से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आने लगी और गाहे-बगाहे वो सुनाई देती रहीं। गली के एक कोने में देगें चढ़ी हुई थीं। ताज़ियत के लिए आने वालों को खाना खिलाना भी ज़रूरी था। खाने के दौरान मुझे मालूम हुआ कि चौधरी जमालदीन के 2 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। फ़ज़्ल इलाही बड़ा बेटा था, वो मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था और अब ज़मीनों की देखभाल करता था। छोटे बा छोटे बेटे का नाम नूर इलाही था और वो कॉलेज में पढ़ता था। उसके बारे में मालूम हुआ कि वो 4 रोज़ पहले लाहौर से गाँव आया था और अगले रोज़ उसकी वापसी का प्रोग्राम था। वो अपने चचाज़ाद भाइयों और गाँव के चंद आदमियों को साथ लेकर लाश के साथ शहर चला गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता था, मेरा उसके साथ आमना-सामना नहीं हुआ था। खाने के बाद मैंने चौधरी करमदीन से पूछा कि उसे किसने कत्ल की इत्तला दी थी। मैं उस वक़्त बैठक में चंद दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था, वो बताने लगा। 2 लड़के भागे-भागे वहाँ पहुँचे और बताया कि बड़े चौधरी साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने पगड़ी सर पर रखी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, "उन लड़कों के नाम क्या हैं?" "अल्लाह आपका भला करे," वो सोचते हुए बोला। "एक तो बख्शू तैली का लड़का मुराद बख्श था और दूसरा करीम बख्श परचून फरोश का लड़का जीदा था।" मेरे लिए इतनी मालूमात काफ़ी थी। मैंने चौधरी करमदीन से कहा, "अब आप अपना काम करें, हम गाँव की थोड़ी-सी सैर करेंगे।" "गाँव की सैर?" उसकी पेशानी पर लकीरें उभर आईं। "इस गाँव की कच्ची गलियों में गोबर, गंध के सिवा कुछ नहीं है और कुत्ते अलग शोर मचाएँगे। आप तो जानते हैं कि गाँव के कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकने लगते हैं। चौधरी साहब, मैं भी गाँव का ही रहने वाला हूँ।" मैंने कहा, "गाँव की गलियों और कुत्तों से मेरी पुरानी शनासाई है। आप फ़िक्र न करें, हम घूम फिर कर आप ही के पास आ जाएँगे। आप 1 मिनट ठहरें, मैं 2 आदमी आपके साथ कर देता हूँ।" वो कुछ ज़्यादा ही फ़िक्रमंद नज़र आने लगा था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया और अपने साथियों को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। उस वक़्त तारीकी पूरी तरह फैल चुकी थी और गाँव की गलियाँ सुनसान पड़ी हुई थी। हवेली के बाहर 25-30 आदमी चारपाइयों पर बैठे आहिस्ता-आहिस्ता बातें कर रहे थे। ज़्यादातर लोग चौधरी जमालदीन की सखावत, रहमदिली की बातें कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि 2 नौजवान कुछ फासला छोड़कर हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं समझ गया कि चौधरी करमदीन ने उन्हें हमारे ताक़ुब में भेजा है। लेकिन गाँव की सुनसान गलियाँ ताक़ुब के लिए सख्त नामौज़ू थी और फिर वो सीधे-साधे देहाती ताक़ुब की बारीकियों को भला क्या जाने? एक गली के मोड़ पर पहुंचकर हम रुक गए। वो दोनों भी रुक गए और दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। वो हमसे तकरीबन 20 कदम के फासले पर थे। मैं अगर चाहता तो उन्हें डांट कर वापस भी भेज सकता था, लेकिन मुझे ऐसा करना मुनासिब मालूम न हुआ। मैंने एक सिपाही को दाहिनी तरफ वाली गली का करीबी दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। अंदर से जो कोई भी बाहर आए उससे कहना कि थानेदार साहब उससे बात करना चाहते हैं। गांव के लोग तो सिपाही को देखकर ही घबरा जाते हैं। थानेदार का नाम सुनकर घर का पूरा दरवाजा ही खुल गया था। वो एक मामूली जमींदार का घर था। दरवाजा उसने खुद ही खोला था। दरवाजा खोलकर वो कमरा वगैरह ठीक करने के लिए अंदर भागा। हम गली का कोना मुड़कर मकान के कच्चे सहन में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद कर दिया। चंद लम्हों तक हम दरवाजे के पास खामोश खड़े रहे। दोनों देहाती तेज कदम उठाते हुए दरवाजे के सामने से गुजर गए। जमींदार का नाम गुलाम नबी था। उसका मुख्तसर सा कुंबा था। एक बीवी, 2 बेटियां, एक बेटा और एक बूढ़ी माँ। हमें देखकर वो बहुत ही बदहवास हो रहा था। बाकी घरवाले भी सहमे हुए नज़र आ रहे थे। उसकी बीवी ने जल्दी-जल्दी चारपाइयों पर नए खीस बिछा दिए और इधर-उधर बिखरी हुई चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। "जनाब, कुछ खाना-वाना तैयार करवाऊँ?" गुलाम नबी ने आजिज़ से पूछा, "या लस्सी पिएँगे?" "खाना हम खाकर आए हैं," मैंने कहा। "लस्सी-वस्सी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा पानी पीने के लिए रुक गए थे हम।" गुलाम नबी की बीवी जो दरवाजे में खड़ी थी, बोली, "पानी तो हम गाँव के मेहमानों को भी नहीं पिलाते। आप तो शहर से आए हैं। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप बैठें, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ।" उसके जाने के बाद मैंने गुलाम नबी से कहा, "हम चौधरी जमालदीन के कत्ल के सिलसिले में आए हैं।" "हाँ जी, बड़ा दुःख हुआ उसकी मौत का सुनकर।" गुलाम नबी ने कहा, "अच्छा आदमी था।" "वाक़ई अच्छा आदमी था? या रस्मन ये बात कह रहे हो?" वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, "मरने वाले की बुराई नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया है।" "ये शम्सु कुमार की उससे क्या दुश्मनी थी?" मैंने पूछा। "वो देखने में तो ऐसा नहीं लगता। हमें इस बात का इल्म नहीं। ये चौधरियों की
ये तो चौधरियों को ही पता होगा। उसका अंदाज ये ज़ाहिर करता था कि वो बड़े चौधरियों के खिलाफ कोई बात मुँह से निकालते हुए घबराता था। मुझे यकीन था कि इस गाँव में कोई भी चौधरी के खिलाफ बात करने पर तैयार नहीं होगा और मुझे ये भी यकीन था कि अब तक जो कुछ मैंने सुना था, वो सब झूठ था। मैंने गुलाम नबी से शमसु कुमार, बख्शू तेली और करीम बख्श परचून फरोश के पते पूछे और दूध पीकर रुखसत हो गया। शमसु कुमार का घर गांव के सिरे पर वाक़ था। हमें वहां जाकर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि मकान के बाहर एक छप्पर के नीचे मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैंने एएसआई और सिपाहियों से कहा कि वो गांव से बाहर जाकर थोड़ी हवा खा आएं और शमसु कुमार का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक सांवले रंग की अल्लड़ सी लड़की ने दरवाजा खोला। उसने हाथों में सरसों के तेल का दिया पकड़ा हुआ था। मेरी वर्दी देखकर उसके मुंह से बेख्तियार ही निकला, हाय मैं मरी, बह गया भट्टा, बाबा भी गया। वो यही समझी थी कि मैं उसके बाप को गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या हुआ काकू? अंदर से किसी ने खांसते हुए पूछा। बाहर कौन है? काकू दरवाजा खुला छोड़कर डोलती हुई अंदर भागी। बाबा, बाबा, बाहर दारोगा जी आए हैं, उसने कहा, तुझे पकड़ने के लिए। लम्हा भर के बाद एक खमीदा कमर बूढ़ा घबराया हुआ दरवाजे पर आया। बाल उसके सफेद और रंग सिया था। उसने खद्दर की सेली सी वास्केट और धोती पहन रखी थी। मुझे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम शमसू के बाप हो? मैंने पूछा। हाँ जी, फजलू कुमार है मेरा नाम। उसकी बेटी काकू जो उसके पीछे ही खड़ी थी जल्दी से आगे आई और मेरे पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करते हुए बोली, इस बुढ़े को माफ कर दो जी, उसका तो रास्ते में ही दम निकल जाएगा, उसकी जगह मुझे पकड़ लो जी। ये बुढ़ा तुम्हारा क्या लगता है? मैंने पूछा। ये मेरा बाप है जी। अब मेरे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। जब से वो मेरे सोहने वीर को पकड़ कर ले गए हैं, मेरी माँ को गश पर गशा पड़ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, आप बेशक अंदर आकर देख लीजिए। तुम अपने बाप को बुढ़ा क्यों कहती हो? इज्जत से उसका नाम क्यों नहीं लेती? ये आपको जवान नजर आता है? बुढ़ा ही तो है। बुढ़ा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तो उसकी जगह तुम्हें पकड़ कर ले जाएं। मैंने कहा, तुम्हारा दम नहीं निकलेगा रास्ते में। मैं बड़ी ढीठ हूँ जी, इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। मेरे अंदर बड़ा दम है। 4-5 मन मिट्टी और 20-25 मटके पानी रोजाना ढोती हूँ। मैं तेरे बाप को पकड़ने नहीं आया, मैंने उसे तसल्ली दी। 4 बातें करने आया हूँ। कोई बैठने की जगह है अंदर? वो मुझे अंदर ले गई। उसका बूढ़ा बाप भी खांसता हुआ कमरे में पहुंच गया। छप्पर की छत वाले उस कच्चे मकान में, उस कच्चे कमरे में दिए की धुएं की नागवार बू फैली हुई थी। कमरे का फर्श भी कच्चा था। चारपाई पर एक बीमार औरत लेटी हुई थी। वो काकू की माँ थी। उसकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए थे और यूं मालूम होता था जैसे कोई दम की मेहमान हो। किसी भी वक्त उसका दम निकल जाएगा। बाबा, इसे कोई दवाई दी है? मैंने पूछा। किसी डॉक्टर को दिखाया है? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नीम मुर्दा आंखों में इल्तिजा सी पाई जाती थी। उसकी दवाई तो जी आपके पास है, काकू ने कहा। जब से चौधरियों के आदमी शमसू को पकड़ कर ले गए हैं, तब से ये बिस्तर पर पड़ी है। उसे हर तरफ फांसी के फंदे नजर आते हैं। कहती है मेरा गबरू जवान बेटा फांसी चढ़ेगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी। इस पर कोई दवाई असर नहीं करेगी जी। उसका एक ही बेटा है जी, उसके बुढ़ापे का सहारा। लड़कियों का क्या है जी, लड़कियां तो कच्ची ठेकरियां होती हैं। आज हैं कल नहीं हैं। इस पर रहम करो जी, इसके बेटे को छोड़ दे, वो बेगुनाह है। उसने किसी को कत्ल नहीं किया है जी, उसे छोड़ दो जी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी जगह मुझे पकड़ लो जी। मैं सबके सामने कह दूंगी कि बड़े चौधरी को मैंने कत्ल किया है। 5 आदमियों ने तेरे भाई को खिलाफ 5 आदमियों ने तेरे भाई के खिलाफ गवाही दी है। मैंने कहा, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से तेरे भाई को बड़े चौधरी पर गोली चलाते हुए देखा है। उसकी जगह मैं तुझे कैसे गिरफ्तार कर लूं? सब झूठे हैं जी। काकू ने कहा, चौधरी के दरवाजे के कुत्ते हैं सबके सब, झूठ बकते हैं। मैंने फजलू से पूछा, तुम्हारे बेटे ने रिवॉल्वर कहाँ से लिया? उसने हैरत से पूछा, ये क्या होता है? मैंने उसे कपड़े में लिपटा हुआ रिवॉल्वर खोलकर दिखा दिया। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इस छोटी बंदूक से चौधरी को कत्ल किया है। क्या तुमने ये चीज पहले भी इसके पास देखी थी? वो रिवॉल्वर देखकर एकदम पीछे हट गया। बोला, हम लोग तो लकड़ी की बंदूक भी नहीं खरीद सकते। ये बंदूक शमसू की नहीं है। हमने कभी ऐसी कोई चीज उसके पास देखी ही नहीं। ये तो चौधरियों की होगी। उसके बाप ने भी कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। काको गहरी नजरों से रिवॉल्वर का जायजा लेते हुए बोली, उसके पास कहाँ से आई?
वो तो इसको पकड़ना भी नहीं जानता। यहाँ के लोग तो बल्लम और गंडासे से बंदा मारते हैं। उनको इन विलायती चीजों का क्या पता? ऐसे हथियार तो चौधरी अपने कंधों पर लटकाए फिरते हैं। फिर गरीब गुरबा क्या जाने ऐसी चीजों के मुतालिक। उसने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं उससे हाथ लगा लूं जी? गोली तो नहीं चल जाएगी? उस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लिए जाते थे और ना ही अदालत में उनकी कोई अहमियत समझी जाती थी। इसलिए मैंने काकू को इजाज़त दे दी। सेफ्टी लीवर लॉक था और गोली चलने का कोई इम्कान नहीं था। उसने रिवॉल्वर को आहिस्ता-आहिस्ता उठाया, हथेली पर रखा और चंद लम्हों तक उसे घूरती रही। फिर उसने अचानक उसे चूमा और वापस रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे चूमा क्यों? ये बड़ी बरकत वाली चीज़ है जी, उसने कहा। उसने एक मुज़ी को ख़त्म कर दिया है। मुझे ऐसी बंदूक मिल जाए तो मैं सारे चौधरियों को ख़त्म कर दूँ। ये लोग गरीबों को ठुड्डे मारते हैं जी, धक्के देते हैं। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बाबा, तेरा बेटा आज कितने बजे घर से निकला था? सरकार, हम गरीबों के पास घड़ी कहाँ? फजलू ने कहा। असर की अज़ानों से पहले मुराद उसे बुलाने आया। दोनों पुराने दोस्त हैं, शम्सू उसके साथ निकल गया था। मैंने कोई ख़याल नहीं किया। ये मुराद कौन है? बख्शू तेली का बेटा है जी, काकू ने कहा। चौधरियों की हवेली में मुलाजिम है। मैं समझ गया वो मुराद बख्श तेली की बात कर रही थी। यही वो लड़का था जिसने चौधरी करमदीन को बड़े चौधरी के कत्ल की खबर दी थी। लेकिन चौधरी करमदीन ने ये नहीं बताया था कि वो हवेली का मुलाजिम है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। थोड़ी देर के बाद शमशू वापस आया और अपनी माँ के साथ कुछ खुसुर-फुसुर करके वापस चला गया। मैं उधर छप्पर के नीचे काम कर रहा था। इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने उसके साथ क्या बात की थी। उसके बाद वो वापस नहीं आया। तुम लोगों ने चौधरी के कत्ल की खबर सुनी थी? मैंने पूछा। शम्सू के जाने से पहले या बाद में? चौधरी की कत्ल की खबर तो वही मुराद लेकर आया था। उसने बताया कि बड़ा चौधरी कत्ल हो गया है। फजलू, क्या तुम्हें यकीन है कि इससे पहले तुम्हारा बेटा घर से नहीं निकला था? हाँ जी, बिल्कुल पक्का यकीन है जी। मैंने फजलू की बीवी से पूछा, शम्सू ने वापस आकर तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? वो मेरे सवाल का जवाब देने में बस वो पेश करने लगी। मैंने महसूस किया कि उसे अपने बेटे की बेगुनाही का इतना यकीन नहीं था जितना कि काकू और फजलू को था। मैंने थोड़ा-सा सख्त लहज़ा इख्तियार किया तो वो काँपने लगी। उसने अपने तकिए के नीचे से एक पोटली निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और अपने सूखे हुए हाथ जोड़ते हुए बोली, "सौ मौला पाक दी, मुझे कुछ नहीं पता। शम्सू मुझे ये रुपए दे गया था। कहता था 2-4 दिन के बाद वापस आ जाएगा।" मैंने पोटली खोलकर देखी, उसमें 100-100 के नोट थे। बुड्ढे फजलू और उसकी बेटी की तो आंखें ही खुल गई। हाय, मैं मर गई। काकू ने सीने पर हाथ मारा। इतने सारे नोट, ये कहाँ से आए हैं? कहीं कहीं शमसू ने सचमुच तो? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने नोट गिने, वो पूरे 5,000 रुपए थे। उस जमाने में 5,000 में अच्छा खासा पक्का मकान बन जाता था। जो खदशा काकू के दिल में पैदा हुआ था, वही मेरे दिल में भी पैदा हुआ। कहीं शमशू ने ही ये इस रकम के लिए चौधरी को कत्ल तो नहीं कर दिया था? लेकिन गवाहों के बयानात से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। उन्होंने यही कहा था कि शमशू फायर करके भाग खड़ा हुआ था। फिर उसके घरवालों का ये बयान कि शमशू के घर से निकलने से पहले ही चौधरी के कत्ल की खबर मिल गई थी। फजलू, तुम तो कहते हो कि तुम लोग लकड़ी की बंदूक भी नहीं खरीद सकते। ये 5,000 रुपए शमशू के पास कहाँ से आए? ओ नेकबख्त, ये क्या मामला है? फजलू ने अपनी बीवी से कहा, ये तुझे इस रकम का बुखार चढ़ा हुआ है? अल्लाह की बंदी, हमारे तो बाप दादा ने भी कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी और तू उसे तकिए के नीचे दबाए पड़ी थी। ये नोटों की गर्मी है जो तेरे दिमाग पर चढ़ गई है। सच बता, वो बस बदबख्त इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाया था? मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। उसने ये रकम मेरे हवाले की और 2-4 दिन बाद आने का कहकर निकल गया। मैंने पोटली बांधते हुए कहा, ये रकम पुलिस की तहवील में रहेगी, किसी से इसका जिक्र न करना। काकू ललचाई हुई नजरों से पोटली की तरफ देखते हुए बोली, सारे ही ले जा रहे हो जी? क्यों, आधे तुम्हें दे दूं? उसने एक ठंडी सांस भरी और बोली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है जी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं दोबारा आऊंगा, किसी से मेरा जिक्र न करना। वो जी, मेरे वीर को कब छोड़ रहे हो जी? काको मेरे पीछे दरवाजे तक आई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और बाहर निकल गया। एएसआई और सिपाही एक खेत के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ताकुब करने वाले देहाती नौजवान वहां का चक्कर लगाकर वापस चले गए।
میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور بخشو تیلی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ بخشو تیلی نے ہی کھولا اور ہمیں دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ تمہارا بیٹا مراد بخش کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ گھر ہی میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ابھی ابھی حویلی سے آیا ہے، اسے باہر بھیجو، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ابھی بھیجتا ہوں جی سرکار۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اندر گیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ اندر سے عورتوں کی گھبرائی گھبرائی سی آواز سنائی دینے لگی۔ مراد بخش اچھا صحت مند نوجوان تھا، بدن اس کا کسرتی معلوم ہوتا تھا۔ تم جا کر آرام کرو بخشو بابا، تمہارا بیٹا تھوڑی تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گا۔ کیوں جی، کیا بات ہے؟ مراد بخش مضبوطی سے پیر جما کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں؟ اے ایس آئی نے گدی کے پاس سے اس کا کالر پکڑا اور اسے آگے ڈھکیلتے ہوئے بولا، زیادہ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بچہ جمورا، زیادہ اکڑ شکر دکھاؤ گے تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ ہمیں پتا ہے تمہارے اندر حویلی کی روٹیاں بول رہی ہیں، چلو آگے لگو۔ بابا تم جاؤ آرام کرو، ہم تمہارے بیٹے کو ابھی چھوڑ جائیں گے۔ میں نے مراد بخش کو ساتھ لیا اور گاؤں سے باہر کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور ہر طرف پیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو کہا کہ وہ واپس جا کر کریم بخش پرچون فروش کے بیٹے جیدے کو بلا کر لے کر آئے۔ ہم گاؤں کے باہر ایک کنویں کے پاس جا بیٹھے۔ مراد بخش، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر صحیح صحیح جواب دو گے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ چودھری کرم دین کو بڑے چودھری کے قتل کی اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ میں نے پہنچائی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا کہ بڑے چودھری کے قتل کے بعد تم شمسو کمار کو بلانے گئے تھے۔ جی، میں 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 تو شمسو کے گھر نہیں گیا، وہ تو ایسے ہی میرا دوست ہے، میں اس کے گھر جاتا رہتا ہوں، مگر آج میں اس کے گھر نہیں گیا۔ آپ بے شک چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ چودھری صاحب سے کیوں پوچھ لیں؟ کیا وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں؟ میں ان کی حویلی میں ملازمت کرتا ہوں، ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتا ہوں۔ کنویں کے قریب ایک پرانی سی چارپائی پڑی تھی۔ ایس آئی اس کی پائنتی کی رسی نکال کر لایا اور بولا، ملک صاحب یہ اس طرح نہیں مانے گا، یہ تیلی کا بیٹا ہے، اسے کنویں میں 2-4 ڈبکیاں دینا پڑیں گی۔ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہی کی مدد سے مراد بخش کے دونوں ہاتھ پیر باندھ دیے اور اسے گھسیٹتا ہوا کنویں کی منڈیر کے پاس لے گیا۔ اب بھی موقع ہے، اس نے کہا، سچ سچ بتا، جو بھی تجھے پتا ہے سب کچھ سچ سچ بتا، ورنہ کنویں میں الٹا لٹکا دوں گا۔ انہوں نے اسے واقعی کنویں میں لٹکانا شروع کر دیا۔ مراد بخش کنویں کی تاریکی دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا۔ ایس آئی نے اسے کنویں کی منڈیر کے ساتھ بیٹھا دیا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مراد بخش نے کہا، وہ واقعی شمسو کمار کو بلانے گیا تھا، اسے چودھری فضل الہی نے بھیجا تھا۔ بڑے چودھری کا اصل قاتل کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اور ان پر گولی کس نے چلائی تھی؟ قاتل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ گولی ان پر شاید پکے مکان میں چلائی گئی تھی، پہلے ان کی لاش اسی مکان میں تھی، پھر پتا نہیں کیسے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ میں نے اس کے پیر کھلوا دیے۔ اس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شمسو کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ اصل قاتل یقیناً کوئی حویلی کا آدمی تھا۔ اگر قتل واقعی شمسو نے کیا ہوتا تو وہ یا تو نیم مردہ حالت میں تھانے پہنچتا یا اس کی لاش کا پتہ بھی نہ چلتا۔ چودھریوں کے گنڈے اس کے مکان کو آگ لگا کر اس کے ماں باپ کو گاؤں بدر کر دیتے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ اس نقطۂ نظر کی روشنی میں 5,000 روپے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا۔ غالباً یہ رقم اسے رشوت کے طور پر دی گئی تھی۔ مراد بخش ہاتھ جوڑ کر بولا، تھانے دار صاحب، چودھریوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے، ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھو برخوردار، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا ضرور اس کی مدد کرتا ہے، مگر جو انسانوں کو اندھاتا بنا لیتا ہے خدا اس کی مدد نہیں کرتا۔ اگر تم خدا سے ڈرنے کے بجائے چودھریوں سے ڈرتے رہو گے تو وہ ضرور تمہیں قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میری تقریر سن کر اس کی پریشانی اور زیادہ ہو گئی۔ میں نے اسے تھوڑی سی تسلی دے کر فارغ کر دیا۔ جو سپاہی جیدے کو بلانے گیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد اکیلا ہی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جیدہ حویلی گیا ہوا تھا۔ ہم گاؤں کی سنسان گلیوں سے ہوتے ہوئے واپس حویلی پہنچ گئے۔ وہاں تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ رات ہم نے وہیں حویلی میں گزاری اور اگلی صبح شہر واپس پہنچ گئے۔
जिस हवलदार के सुपुर्द मैंने शम्सू को किया था वो बड़ा खुश-खुश मेरे पास आया, कहने लगा, "मलिक साहब आपके लिए खुशखबरी है।" "अच्छा, क्या मेरी तरक्की का ऑर्डर आ गया है?" "नहीं जनाब, वो 302 के मुल्जिम ने इकबाल जुर्म कर लिया है। उसने सब कुछ बक दिया है।" मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। हमारी तफ्तीश उसे बेगुनाह साबित कर रही थी और हवलदार कह रहा था कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। मैंने उससे पूछा, तुमने मुल्जिम पर तशद्दुद तो नहीं किया? नहीं जनाब, कसम ले लो जो हाथ भी लगाया हो। सिर्फ 4 लित्तड़ और 2-4 ठुड्डे मारे थे। उसे बुलाकर आप पूछ सकते हैं। मैंने उसी वक़्त शम्सू को अपने कमरे में बुलवाया और बग़ौर उसका जायज़ा लिया। उसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नज़र नहीं आता था। "शम्सू, तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं?" मैंने पूछा। उसने खौफ़ज़दा नज़रों से हवलदार की तरफ देखा, फिर बोला, "नहीं सरकार, किसी ने नहीं मारा।" मैंने डाँट कर कहा, "झूठ बोलते हो! ये हवलदार तो कहता है कि उसने तुम्हें मारा है।" "तो फिर मारा होगा सरकार," उसने आजिज़ी से कहा। "मुझे याद नहीं रहा।" तुमने बड़े चौधरी को किस चीज़ से कत्ल किया था? वो जी पिस्तौल से कत्ल किया था। उसने बड़े आराम से इकरार कर लिया। इस रिवॉल्वर को पहचानते हो? मैंने उसे मक़तूल के करीब पाया जाने वाला रिवॉल्वर दिखाया। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ओए! चौधरी करमदीन तो कहता है कि तुमने इसी रिवॉल्वर से बड़े चौधरी को कत्ल किया था। तुम कहते हो तुमने इसे कभी नहीं देखा। तो फिर इसी से कत्ल किया होगा सरकार। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया। भूल हो गई जनाब। मैंने गुस्से से कहा, तुम आदमी हो या घन चक्कर, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें कुछ भी याद है या नहीं? कहाँ से लिया था तुमने ये रिवॉल्वर? जी, ये तो हवेली से चोरी किया था मैंने। वो रटा-रटाया जवाब दे रहा था। उसे चलाना जानते हो? वो बोला, हाँ जी, जानता हूँ। मैंने रिवॉल्वर से गोलियाँ निकालकर उसका सेफ्टी लॉक खोल दिया और उसे उसके हाथ में दे दिया। और शम्सू से कहा कि लो चलाओ इसे। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक उसने अनाड़ियों की तरह रिवॉल्वर पकड़ लिया और लबलबी दबाने की कोशिश करने लगा। वो सिर्फ इतना ही जानता था कि पिस्तौल या रिवॉल्वर की लबलबी दबा दी जाए तो गोली चल जाती है। मैंने रिवॉल्वर उसके हाथ से ले लिया और दराज से नोटों वाली पोटली निकालकर मेज पर रख दी। इसे पहचानते हो? उसके चेहरे पर एक दफा बदहवासी नमूदार हुई। घबरा कर बोला, ये आपको कहाँ से मिली? मुझे सब कुछ मालूम हो गया है बच्चों। मैंने कहा, चौधरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये रकम उसी ने तुम्हें दी थी। अगर तुम सच नहीं बोलोगे, तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लूँगा। और याद रखो, चौधरी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उसने तो तुम्हें उल्लू बनाया है। सच-सच बताओ, असल हकीकत क्या है? मेरी बातों का उस पर खातिर-ख्वाह असर हुआ। वो घबरा कर बोला, "मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सरकार। मैंने बड़े चौधरी साहब को कत्ल नहीं किया। मुझे कुछ पता नहीं है जी। मुझे तो पिस्तौल भी चलाना नहीं आता। सारा किस्सा सही-सही बताओ।" मैंने उसे डाँट कर कहा, "वरना मैं तुम्हारे जिस्म पर शहद मल कर तुम्हें मक्खियों के छत्ते से बाँध दूँगा। ये रकम तुम्हें किसने दी थी और क्या कहा था?" वहाँ पर जी सारे ही चौधरी मौजूद थे। चौधरी करमदीन ने कहा कि अगर मैं बड़े चौधरी साहब के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लूँ, तो वो मुझे 10,000 रुपए देंगे। 5,000 पहले और 5,000 बाद में। बाद में का क्या मतलब है? मैंने पूछा। फांसी पाने के बाद? नहीं जी, उन्होंने वादा किया थे वो तगड़ा वकील करके मुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरी बहन को अगवा करके गुंडों के हवाले कर देंगे। वो रोने लगा। सरकार मैं मजबूर हो गया था, मुझ पर रहम करें। ये बातचीत कहाँ हुई थी? उधर पक्के मकान में जी। बड़े चौधरी साहब की लाश भी उधर ही पड़ी थी। इसका मतलब ये था कि कातिल कोई घर का आदमी था, जिसे बचाने के लिए सारा ड्रामा खेला जा रहा था। मैंने शम्सू को दोबारा हवालात में बंद कर दिया और गवाहों की आमद का इंतज़ार करने लगा। उस रोज़ शाम तक कोई नहीं आया। अगले रोज़ 11 बजे के करीब 5 गवाह चौधरी करमदीन के हमरा थाने आए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो बाहर ही ठहर गए थे। मैंने गवाहों को हेड कलर के कमरे में बैठाया और चौधरी करमदीन को अपने कमरे में बुला लिया। उसने आते ही एक खाली लिफाफा मेरी मेज पर रख दिया और बच्चों के लिए मिठाई का जिक्र किया। मैंने नरमी से कहा, चौधरी साहब इसकी जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखें। मैं आपसे कोई और काम लेना चाहता हूँ। वो इसरार करने लगा, लेकिन मैंने लिफाफा वापस कर दिया। फिर राजदाराना लहजे में कहा, आपने रिवॉल्वर के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं कि वो आपकी हवेली से चोरी हुआ है। ओह! इस बात का हमें वाक़ई ख़्याल नहीं रहा, उसने कहा। भाई साहब की मौत ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। मुल्ज़िम ने इक़बाल जुर्म कर लिया है। मैंने उसे खुशखबरी सुनाई। उसने चोरी का भी इकरार कर लिया है। इनकार तो वो कर ही नहीं सकता था। लड़के तो उसे वही ख़त्म करने पर तुले हुए थे। लेकिन मैंने कहा, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
अब देखें ना जी, फांसी से तो वो बच नहीं सकता। हम भी उसे मारते तो क्या हासिल होता? लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, मैंने कहा। वो कहता है कि कत्ल उसने पक्के मकान के अंदर किया था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ओह जी, उसके बकने से क्या होता है? कत्ल तो वहीं तस्लीम किया जाएगा जहां लाश पड़ी हुई पाई गई थी। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे एएसआई का भी इसरार है कि कत्ल वहां नहीं हुआ था, जहां लाश पड़ी थी। उसका कहना है कि अगर कत्ल वहां हुआ होता तो लाश के आसपास खून ज़रूर फैला हुआ होता। वो थोड़ा-सा फ़िक्रमंद हुआ, फिर बोला, "कोई बात नहीं जी, मैं खुद एएसआई से बात कर लेता हूँ।" एएसआई से बात करना मुनासिब ना होगा, मैंने कहा। आजकल वो बहुत कशीद खातिर है। मैंने अभी एफआईआर नहीं काटी है। हम वारदात पक्के मकान में दिखा देते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? वो सोच में पड़ गया। इस इस्ना में हेड क्लर्क ने मेरी हिदायत के मुताबिक पाँचों गवाहों से उनके बयानात पर अंगूठे लगवा लिए थे। 4 गवाह अनपढ़ थे, उन्होंने अंगूठे लगाए थे और मास्टर इनायतुल्लाह ने दस्तखत किए थे। एक बात जिसका ज़िक्र करने का ख़्याल ही नहीं रहा, वो बात ये है कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मक़तूल की मौत 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, बमुश्किल 1 फीट के फ़ासले से। नेज़ गोली का ज़ाविया ये ज़ाहिर करता था कि रिवॉल्वर मक़तूल के बिल्कुल करीब था, जबकि गवाहों के बयानात के मुताबिक मक़तूल और कातिल के दरमियान कम से कम 15-20 फीट का फ़ासला था। थोड़ी-सी सोच-विचार के बाद चौधरी कर्मदीन उस बात पर आमादा हो गया कि रिपोर्ट में जाए वारदात तब्दील कर दी जाए और गवाहों को अलग ले जाकर ये बात समझाना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर उसने उन्हें मेरे दफ्तर में बुला लिया और तब्दील शुदा बयानात समझाने लगा। मैंने हेड क्लर्क को बुलाकर कहा कि वो गवाहों से नया बयानात पर दस्तखत करवा ले। उसने ऐसा ही किया और पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पहले बयानों को ज़ायल नहीं किया गया। अगले रोज मैं किसी पेशगी इत्तला के बगैर चकबत्ती पहुंच गया। मेरे साथ एक एएसआई और चंद सिपाही थे। हवेली में मेरी मुलाकात चौधरी जमालदीन के बेटे नूर इलाही से हुई। वो मुझे देखकर कुछ सटपटा सा गया। वो 24-25 साल का खुबरू नौजवान था। चूंकि वो कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए उसके चेहरे पर देहातियों वाला तासुर नहीं था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि उसके चचा ने रिपोर्ट में जाए वारदात तब्दील करने की इजाजत दे दी थी। रस्मी कलमात के बाद मैंने कहा, मैं जाए वारदात का मुआयना करने आया हूँ। आप किसी को मेरे साथ भेज दें। जाए वारदात का तो आपने उसी दिन मुआयना कर लिया था। उसने कहा, वैसे आप चाहे तो दोबारा मुआयना कर लें। मैं पक्के मकान की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। यानी असली जाए वारदात की। आपके चचा कल मेरे पास आए थे। पक्के मकान का सुनकर उसका रंग इस तेजी से बदला कि मैं दंग रह गया। उसकी अजीब कैफियत हो गई थी। बेचैनी, गुस्सा, घबराहट और न जाने क्या कुछ बैक वक़्त उसकी तबीयत में जमा हो गया था। यूँ मालूम होता था जैसे उसके दिमाग की सारी बत्तियाँ गुल हो गई हों। ग़ालिबन वो यही समझ रहा था कि उसके चचा ने सारा राज़ उगल दिया था। और क्या बताया था चाचा जी ने आपको? उसने पूछा। वो रिवॉल्वर की बात भी हुई थी, मैंने कहा। मैं यही समझता रहा कि वो रिवॉल्वर शम्सु कुमार का था, लेकिन कल पता चला कि वो आपका रिवॉल्वर था। आपका रिवॉल्वर, मैंने इज्तिमाई मफ़हूम में कहा था, लेकिन वो ये समझा कि मैं ख़ास उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। जब इंसान के दिमाग पर पर्दा पड़ जाए तो यूँ ही होता है। वो फुनकार कर खड़ा हो गया। मौजी डंक मारने से पास नहीं आया। उसने ज़ेरे लब कहा, आप ठहरे, मैं अभी आता हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो कमान से निकले हुए तीर की तरह अंदर चला गया। इतने में चौधरी करमदीन का बेटा सिराजदीन बाहर आता दिखाई दिया। उसने मुझे सलाम किया और खैरियत पूछी। मैंने उससे सलाम का जवाब देने के बाद कहा, मैं पक्का मकान देखना चाहता हूँ। अगर तुमको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलो। जी, पक्का मकान? उसने हैरानी से कहा, वो किस सिलसिले में? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो तो अभी वापस नहीं आए हैं। कल आपसे मिलने के बाद सीधे लाहौर चले गए थे। शाम तक ही वापस आएँगे। गोया उसे भी इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे असली जाए वारदात का इल्म हो गया था। मुझे ख़्याल आया कि उसे थोड़ा-सा चक्कर देना चाहिए। शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। बात ये है कि मुझे कत्ल की सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, मैंने कहा। कत्ल पक्के मकान के अंदर हुआ था और तुम लोगों ने लाश को ले जाकर खेत में फेंक दिया था। ये भी ख़्याल ना किया इससे चौधरी जमालदीन की लाश की बेहुरमती होगी। वो हैरत से मुँह खोलकर मुझे घूरने लगा। ये सब आपको किसने बताया है? एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, चौधरी साहब, 100 सज्जनों में एक आध दुश्मन भी तो होता है। आप सबका मुँह नहीं बंद कर सकते। कोई ना कोई राज़ उगल ही देता है। हमें रिवॉल्वर के बारे में भी पता चल गया है, मैंने कहा।
वो चौधरी जमालदीन के बेटे नूर इलाही का है। अच्छा जी, ये भी पता चल गया है आपको? पता नहीं उसने हैरत का इज़हार किया था या तंज़न ये बात कही थी। ये बातें बाद में कर लेंगे, मैंने कहा। पहले हमें पक्के मकान पर ले चलो। वो किसी काम का बहाना करके हवेली के अंदर घुस गया। हमने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई बाहर ना निकला। हम इधर से उधर पूछते हुए पक्के मकान पर पहुंच गए। वो गांव के दूसरे सिरे पर वाक़ था और खासा बेहतरीन मकान था, मगर उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। गांव से कुछ फासले पर एक खुले मैदान में चंद खानाबदोश अपने खीमे और सामान समेट रहे थे। एएसआई, जो बड़े गौर से खानाबदोशों की तरफ देख रहा था, चौंक कर बोला, मलिक साहब, जरा उस लड़की को तो देखें। कौन सी लड़की? मैंने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए पूछा, लेकिन फिर मैंने उसके बताए बगैर ही समझ गया कि वो किस लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। वो 19-20 बरस की निहायत ही हसीन लड़की थी। रंग उसका गोरा और लिबास उम्दा किस्म का था। वो उन बदरंग जंगलियों में ऐसी ही नुमाया थी जैसे सियाह बादलों में कूंज। मैंने देखा वो बार-बार अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी और एक काला भुजंग शख्स उसे डांट रहा था। हम दूर से उसकी आवाज तो नहीं सुन सकते थे, मगर उसका अंदाज यही जाहिर करता था कि वो लड़की को डांट रहा था। यकीनन उस लड़की को वो कहीं से अगवा कर कर लाए थे। मैंने सिपाहियों को खाना बदोशों की तरफ दौड़ाया और खुद भी तेज तेज कदम उठाता हुआ उनकी तरफ चल पड़ा। खाना बदोश हमें देखकर घबरा गए, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हुई कि लड़की हमें देखकर छिपने की कोशिश करने लगी। मैंने मर्दों और औरतों को एक तरफ जमा कर लिया। उनके नंग-धड़ंग और मिट्टी में लुथड़े बच्चे अपना खेल तमाशा छोड़कर मुतजस्सिस नज़रों से हमारी तरफ देखने लगे। वो लड़की जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँचे थे, खाना बदोशों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उसने आला किस्म का रेशमी लिबास पहन रखा था। उसके सियाह चमकीले बाल बड़ी सफाई से बने हुए थे। रंग उसका ऐसा गोरा था कि हाथ लगाने से मैला हो। वो काले कौवों में सफेद कबूतरी लग रही थी। मैंने उसे करीब बुलाकर और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं लड़की हूँ जी, उसने बेखौफी से बात की। मेरा नाम बाली है। ये सब मेरे कबीले के लोग हैं। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। उसका लहजा शिष्टा और पढ़े लिखे लोगों जैसा था। फिर भी वो खुद को इन खानाबदोशों के कबीले का फर्द कह रही थी। मैंने सोचा हो सकता है लड़की को इन जंगलियों ने नशा पिला दिया हो या कत्ल की धमकी दी हो, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो लड़की पूरे होश हवास और एतमाद से बात कर रही थी। मैंने खाना बदोशों के मुखिया को आगे बुलाया और डांट कर पूछा, इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाए हो? सरकार, ये हमारे कबीले की छोरी है। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमने उसे कहीं से नहीं उठाया। ये उसकी माँ है और ये उसका बाप है। उसने एक बुढ़िया और एक बूढ़े को आगे किया। औरत के बाल जटाओं की सूरत में लटक रहे थे। उसने पेवन लगा मैला कुचैला लिबास पहन रखा था। यही हाल बूढ़े का था। रंग उसका सिया, खाल भैंस जैसी और बाल सफेद, और लड़की हरगिज हरगिज उनकी बेटी दिखाई नहीं देती थी। मैंने लड़की को एक तरफ ले जाकर कहा, बाली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। अगर इन्होंने तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं इन सबको जेल में बंद कर दूंगा। इत्मीनान से सारी बात बताओ। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे माँ-बाप कौन हैं? इन लोगों ने तुम्हें कहाँ से अगवा किया है? बाली बूढ़े और बुढ़िया की तरफ देखते हुए बोली, थानेदार साहब, ये मेरे माँ-बाप हैं। किस्मत ने मुझे इनसे मुख्तलिफ बना दिया है। हालात ने मेरे साथ अजीब मज़ाक किया है। मैं ना इधर की रही, ना उधर की। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई थी। वो बड़ी शिष्टा ज़बान में निहायत समझदारी के साथ बातें करती थी। फिर भी उससे इसरार था कि वो उन जंगलियों की बेटी थी, जिनके करीब खड़ा होना भी दुश्वार था। बाली, तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने पूछा। जी हाँ, बदकिस्मती से पढ़ी लिखी भी हूँ, उसकी आवाज़ भर्रा गई। उधर एक काला भुजंग और हट्टा-कट्टा नौजवान, जिसने बारीक कपड़े की फटी हुई धोती पहन रखी थी, जिसका धड़ नंगा था, एएसआई के पैरों को छूते हुए कुछ मिन्नत समाजत कर रहा था। ये वही शख्स था जिसे हमने बाली को डांटते हुए देखा था। एएसआई उसे गुद्दी से पकड़ के मेरे करीब ले आया। मलिक साहब, ये एक और लतीफ़ा सुने। एएसआई ने एएसआई ने कहा, ये काला कौवा खुद को बाली का मंगेतर बताता है। क्यों ओए, क्या बकते हो? मैंने डांट कर पूछा। ये तेरी क्या लगती है? वो मेरे पैरों पर गिरते हुए बोला, सरकार, ये मेरी मंग होवे है। मैं झूठ ना बोलूं सरकार। इसी से पूछ लो। मुझे उसकी हालत पर बड़ी हंसी आई और बातों पर गुस्सा भी आया। हालत उसकी ये थी कि ज़मीन पर झुकते हुए वो नंगा हो रहा था और रिश्ता इस खूबसूरत लड़की से जोड़ रहा था, जो किसी नवाब के महल की ज़ीनत बनने के लायक थी। बाली, तुम सही बात क्यों नहीं करती? मैंने गुस्से से कहा।
तुम्हारा ये लिबास, तुम्हारी बोलचाल, रंग रूप और शक्ल सूरत, कोई चीज भी तो इन लोगों से नहीं मिलती। इन्होंने तुम्हें नशा तो नहीं पिला दिया? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, बाली ने दुखी लहजे में कहा। ये रंगू ठीक कहता है, मैं वाकई उसकी मंगेतर हूँ। मेरे रंग रूप को न देखें, मैं इन्हीं लोगों में से हूँ। बस तालीम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, ये लिबास तुमने कहाँ से चोरी किया है? थानेदार साहब गुस्सा न करे, उसने कहा। मैंने ये लिबास चोरी नहीं किया, ये मुझे किसी ने खैरात में दिया है। ये इल्म भी मुझे खैरात में मिला है, ये रंग रूप भी मुझे खैरात में मिला है। किसी ने मेरी शनाख्त मुझसे छीन कर मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। वो रोने लगी। आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, जेल में बंद कर दें, मैं इसी कबीले की औरत हूँ। यही मेरी शनाख्त है, यही मेरी इज़्ज़त है। उसकी बातों ने हमें हैरान कर दिया। सिपाही भी दम बखुद खड़े थे। मेरी समझ में नहीं आता था, मैं चौधरी जमालदीन के कत्ल का किस्सा भूलकर इस नई उलझन में गिरफ्तार हो गया था। मैंने सिपाहियों से कहा कि खाना बदोशों की तलाशी लें। चंद मिनटों में सिपाही एक लोहे का संदूक घसीट कर ले आए। उसमें बेहतरीन किस्म के ज़नाना लिबास और अशियाए सिंगार भरी हुई थी। इसके अलावा ज़ेवरात और नकदी भी थी। एएसआई ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मलिक साहब, मैं सारी बात समझ गया हूँ। ये लड़की कोई सुल्ताना डाकू किस्म की चीज़ है। ये इन लोगों से वारदातें कराती है। खुद ये अपने हुस्न और फैशन की वजह से बड़े-बड़े बंगलों में घुस जाती होगी और अंदर के हालात मालूमात करती होगी। उसके बाद ये डकैती का मंसूबा बनाकर इन लोगों को वारदात के लिए भेज देती होगी। यही इसका धंधा मालूम होता है। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बाली मुझे नहीं लगती थी। मैंने बड़ी कोशिश की मगर वो अपने बारे में कुछ बताने तैयार नहीं थी। मैंने अपने साथियों से मशवरा करके बाली को और उसके नामो नेहाद माँ-बाप और मंगेतर रंगू समेत गिरफ्तार कर लिया। उसका कीमती सामान से भरा हुआ संदूक भी अपने कब्जे में ले लिया। बाकी खाना बदोशों को मैंने हुक्म दिया कि वो इस इलाके से बाहर ना जाए। अगर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इस नए चक्कर की वजह से हमारा वो मकसद पूरा ना हो सका जिसके लिए हम चकबत्ती गए थे। अगले रोज अलग सुबह ये इत्तला मिली कि चकबत्ती के अंदर दो पार्टियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हो गया है। मैंने फौरन एक पुलिस पार्टी तैयार की और चकबत्ती पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि तसादुम चौधरियों के दरमियान हुआ था। एक पार्टी चौधरी करमदीन की थी और दूसरी मकतूल चौधरी जमालदीन के बेटों की। इस तसादुम में चौधरी करमदीन समेत 5 आदमी जख्मी हुए थे जिन्हें हमारे पहुंचने से पहले शहर रवाना कर दिया गया था। चौधरी जमालदीन के दोनों बेटे हमारी आमद की खबर सुनते ही रूपोश हो गए थे। हमने तकरीबन 8 या 9 आदमियों को बलवे के इल्जाम में गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। उन गिरफ्तार शुदगान में ज्यादातर हवेली के मुलाजिम थे। चौधरी करमदीन के बेटे भी हमारे काबू में नहीं आए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने फौरन 2 पार्टियां रवाना कर दी। गिरफ्तार होने वालों में मास्टर इनायतुल्लाह भी था। उसकी हमदर्दियां चौधरी करमदीन के साथ थी। मैंने उसे अपने कमरे में बुलवाया और कहा, मास्टर, तुम एक उस्ताद हो, तुम्हारा काम बच्चों को इखलाक और कानून का एहतराम करना सिखाना है। कितने शर्म की बात है, तुम खुद बलवे के इल्जाम में गिरफ्तार होकर यहाँ आ गए हो। मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसने नदामत आमेज आमेज लहजे में कहा। यह मेरे लिए वाकई बड़े शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटे इलाकों में अलग थलग रहना बहुत मुश्किल है। जो शख्स जागीरदारों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। ये हंगामा क्यों हुआ था? मैंने पूछा। कल आपके जाने के बाद नूर इलाही बहुत बिखरा हुआ फिर रहा था। वो ये समझ रहा था कि चौधरी करमदीन ने आपसे उसके खिलाफ बातें की हैं। वो हर एक से ये कहता फिर रहा था कि वो अपने चचा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपके जाने के बाद उसके सिराजदीन से अच्छी खासी झड़प हो गई थी। उसके बाद से गांव की फिजा सख्त कशीदा थी। जब तक चौधरी जमालदीन जिंदा था, इस खानदान का आपस में बहुत एका था। इसी वजह से सारा गांव उनसे डरता था। बड़ा दबदबा था इन लोगों का। कोई इन लोगों के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो सोचते हुए वो सोचते हुए बोला, वैसे ये एक लिहाज से अच्छा ही हुआ है। क्यों? अच्छा कैसे हुआ? उसने हौले से कहा, पहले कोई शख्स उनके जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। अगर कोई बोलता तो ये लोग उसका बेड़ा गर्क कर देते थे। मगर अब 2 पार्टियां बन गई हैं। गांव भी 2 पार्टियों में बंट जाएगा। अगर किसी शख्स पर ज्यादती होगी तो वो फौरन मुखालिफ पार्टी के पास मदद के लिए पहुंच जाएगा।
कुदरत ने खुद ही ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया है। वैसे मुझे यकीन है कि ये दुश्मनी दोनों खानदान को तबाह कर देगी। चौधरी करमदीन के जिस्म में 3 गोलियाँ लगी हैं। उसके बेटे इंतकाम लिए बगैर भी चैन से नहीं बैठेंगे। उस पर गोली किसने चलाई थी? नूर इलाही ने, उसने जवाब दिया। वो रात से उसकी ताक में था। चौधरी करमदीन अपने 4 आदमियों के हमरा नूर इलाही के पास जाने के लिए घर से निकला था। उसने नूर इलाही को पैगाम भिजवाया था कि वो पहले उसकी बात सुन ले, फिर जो चाहे फैसला करे। लेकिन नूर इलाही के सर पर शैतान सवार था। वो शॉटगन लिए घात लगाए बैठा था। जैसे ही चौधरी करमदीन हवेली के सामने पहुंचा, उसने फायर खोल दिया। पहले ही हल्ले में चौधरी करमदीन और उसका साथी जख्मी हो गए। उसके बाद चौधरी करमदीन के साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उसके बेटे भी बंदूकें लेकर मौके पर पहुंच गए। मजबूरन हमें उनका साथ देना पड़ा। मास्टर, तुम मुझे ये बताओ, चौधरी जमालदीन को किसने कत्ल किया है और उसकी वजह क्या थी? मलिक साहब, सच पूछे मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि कत्ल पक्के मकान में हुआ था और गालिबन ये कत्ल किसी घर के आदमी ने किया था। बाज़ लोगों का कहना है कि बड़े चौधरी ने पक्के मकान में कोई खाना बदोश लड़की रखी हुई थी और वही इस सारे फसाद की जड़ थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। क्या तुम उस खाना बदोश लड़की को जानते हो या तुमने उसे देखा है? उसने नफी में सर हिलाया। सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं है। कहते हैं बड़ी हसीन लड़की है। मुझे यकीन हो गया कि जिस लड़की का वो जिक्र कर रहा था वो बाली के सिवा कोई और हो ही नहीं सकती। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जेर हिरासत अफराद में ज्यादातर हवेली के मुलाजिम थे। मैंने मास्टर को दूसरे कमरे में भेज दिया और एक समझदार से मुलाजिम को अपने कमरे में बुला लिया। उसका नाम अल्लाह दत्ता था। अल्लाह दत्ता, तुम हवेली में क्या काम करते हो? मैंने उससे पूछा। जनाब, मैं कई काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। चौकीदारी करता हूँ, मेहमानों की खिदमत करता हूँ, सौदा सर्फ खरीद कर लेकर आता हूँ, मालकों की मुट्ठी चापी भी करता हूँ। बस जी, जो हुक्म तय हो जाता है वही मैं करता हूँ। हवेली में बाली नाम की एक लड़की रहती थी। उसको तुम तो ज़रूर जानते होंगे। मेरी बात सुनकर वो यूँ पीछे हटा जैसे मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया हो। मैं किसी बाली को नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन उसकी घबराहट बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर 2-4 झटके दिए। उसकी आँखों में आँखें डालते हुए कहा, अल्लाह दत्ते, मैं झूठे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर खैरियत चाहते हो तो साफ और सच्ची बात करो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। बाली इस वक्त दूसरे कमरे में बैठी है, तुमको सिर्फ उसकी शनाख्त करना है। वो पत्ते की तरह कांपने लगा, बोला, किसी और से शनाख्त करवा लो जी। छोटे चौधरी मुझे कत्ल करा देंगे, उन्होंने हमें मना किया हुआ है। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। और किस बात से मना किया हुआ है? छोटे चौधरी ने, वो बौखला कर बोला, वो बाली के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर और रसीद किए। बाली का नाम भी लेते हो और उसके बारे में लाइल्मी भी ज़ाहिर करते हो। थोड़ी सी फेंटी खाने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने उसे दरवाजे की ओर से बाली का चेहरा दिखाया। उसने इकरार किया कि ये वही बाली थी जो हवेली में रहती थी। उसके बारे में और क्या जानते हो? मैंने उससे पूछा। उसे हवेली में रहते हुए कितना अरसा हुआ था? ये तो जी एक ज़माने से हवेली में रह रही थी। अल्लाह दत्ता ने बताया। ये बहुत छोटी-सी थी जब चौधराइन ने उसे लेकर पाल लिया था। उन्होंने अपने बेटों की तरह इसे रखा था, लेकिन वो बात कहते-कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। पराई औलाद तो पराई ही होती है जी, उसने कहा। चौधराइन को क्या मालूम था कि वो एक नागिन को पाल रही हैं। हवेली के खाने खाकर उसने ऐसा रंग रूप निकाला कि हर शख्स दंग रह जाता। पहले उसने छोटे चौधरी को फांसने की कोशिश की, लेकिन जब वो काबू में न आया तो उसने बड़े चौधरी साहब पर डोरे डालने शुरू कर दिया। उसके खाना बदोश माँ बाप ने चौधरी साहब को बहुत लूटा है, बड़ा माल खाया है उन्होंने इस हवेली का। उनको तो गोली मार देना चाहिए। असल हकीकत अब खुलना शुरू हुई थी। मैंने अल्लाह दत्ते को वापस हवालात में भेजा और बाली को अपने कमरे में बुला लिया। रात थाने में गुजारने के बावजूद वो फूल की तरह तरोताज़ा दिखाई देती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मगर वो नीचे बैठ गई। बोली, थानेदार साहब, कुर्सियों और पलंगों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं अपनी औकात भूल गई। हम खाक नशीन लोग, हमें ज़मीन पर ही बैठने दें। इस वक्त तुम ज़ेरे हिरासत हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, और मेरे हुक्म की पाबंद हो। मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने का हुक्म देता हूँ। जल्दी, जल्दी, मुझे और भी काम करने हैं। वो गहरा सांस लेकर उठी और कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है, मैंने उससे कहा। आज सुबह चौधरी जमालदीन की हवेली में बड़ी गोली वगैरह चली है।
हम हवेली से 9-10 आदमी को गिरफ्तार करके लाए हैं। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप सारा किस्सा बयान कर दो। वरना आप क्या करेंगे? उसने अपनी बड़ी-बड़ी आँखें फैलाकर मुझे घूरा। बड़ी कशिश थी उसकी उन आँखों में। दिल ये मानता ही नहीं था कि वो खानाबदोश की औलाद थी। बोली, थानेदार साहब, अगर मैं ना बताना चाहूँ तो आप क्या कर लेंगे मेरा? मुझे बेइज़्ज़त करेंगे? मारेंगे? मर्द होकर औरत पर हाथ उठाएँगे? ये भी करके देख लें। मैं चंद लम्हों तक गुस्से से उसे घूरता रहा, फिर मुझे हँसी आ गई। मैंने नरमी से कहा, बाली, तुम पढ़ी-लिखी और ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बरक्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जब तक तुम सारे हालात नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैंने उस पर ज़हनी दबाव डालने के लिए कहा। चौधरी करमदीन और चौधरी जमालदीन के बेटों के दरमियान दुश्मनी हो गई है। उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। चौधरी करमदीन अस्पताल में जख्मी पड़ा है। उसके आदमी कह रहे हैं कि चौधरी जमालदीन के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। उसके चेहरे पर पहली मर्तबा फिक्रमंदी नजर आने लगी। घबरा कर बोली, ये झूठ है, सरासर झूठ है। हो सकता है झूठ हो सकता है सच भी हो। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बताओगी, उस वक़्त तक हमें क्या पता चलेगा? वो थोड़ी देर के बाद अपने बारे में बताने पर तैयार हो गई। मैं 10-11 साल पहले चौधरी साहब की हवेली में आई थी। उसने कहना शुरू किया। उस वक़्त मेरी उम्र 8-9 साल के करीब थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने कबीले के दूसरे बच्चों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बड़ा-सा प्याला हाथ में पकड़े माँगने के लिए गाँव में गई थी। मैं नंगे पैर थी और मेरे बाल गर्द में अटे हुए थे। जब मैंने हवेली के दरवाजे पर सदा लगाई तो चौधरी ने मुझे देखकर कहा, हाय कितनी खूबसूरत लड़की है। उन्होंने मुझे कुछ खैरात दी और कहा, जा अपनी माँ को बुला ला। मैं उसे बहुत सारी खैरात दूंगी और कपड़े भी दूंगी। मैं दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। चौधरी ने मेरी माँ को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, ये लड़की मुझे दे दो, मैं इसे अपनी बेटियों की तरह पालूंगी। उस वक्त उनकी बेटी कोई नहीं थी, सिर्फ 2 बेटे थे। मेरी माँ पहले नाना करती रही, फिर पैसों की बात सुनकर राज़ी हो गई। चौधरी जी ने उसे कुछ पैसे नक़द दिए और कुछ बाद में देने का वादा किया। मेरी माँ मुझे हवेली में छोड़कर चली गई। चौधरी जी ने मुझे खूब मल-मल कर नहलाया और खूबसूरत कपड़े पहनने को दिए। पहली रात जब मैं ऊँची छत वाले कमरे में नर्म बिस्तर पर सोई तो मुझे बहुत अजीब-सा लगा। मैं बचपन से खुरदुरी ज़मीन और तारीख ख़ीमों में सोती आई थी। मैं तो कभी पक्के मकानों के अंदर भी नहीं गई थी। वो सब कुछ मुझे ख्वाब मालूम होता था। चौधरी जी पढ़ी-लिखी और सलीके वाली औरत है। उन्होंने मुझे घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और तवज्जो की वजह से मैं बहुत जल्द पढ़ना-लिखना सीख गई। उन्होंने मुझे हर तरह के अदब व आदाब भी सिखाए। पहले मैंने प्राइवेट तौर पर 8वीं का इम्तिहान पास किया, फिर मैट्रिक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मैट्रिक का इम्तिहान ना दे सकी, ताहम मैं हवेली में रखी हुई बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ चुकी थी। सैकड़ों शेर मुझे ज़ुबानी याद हैं, लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ कि काश ये सब कुछ मैं ना पढ़ी होती, ये तो बहुत अच्छा होता। तालीम ने मुझे अपनी ज़ात का शऊर तो अता कर दिया, मगर माशरे में वो मकाम अता न किया, जो एक तालीम याफ्ता इंसान का हक होता है। सारी नेमतों का मज़ा चखने के बाद, मुझे बिलाखिर खानाबदोशों की ज़िंदगी की तरफ धकेल दिया गया। वो रंगू जिसकी शक्ल भी मैं देखना गवारा नहीं करती थी, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। आज से चंद साल पहले छोटी चौधरी ने नई नज़रों से मुझे देखना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है नूर इलाही ने। वो लाहौर में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। पहले वो बहुत कम गाँव आता था, फिर उसने जल्दी-जल्दी आना शुरू कर दिया। वो कहता था, बाली, मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए गाँव आता हूँ। वो मुझे ऐसी-ऐसी बातें कहता था जिन्हें सुनकर मैं आसमानों में उड़ने लगती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ बातें ही करना जानते हो या कुछ हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर? उसने अकड़ कर जवाब दिया, क्यों हिम्मत की बात कर रही हो? तुम मुझे आज़मा कर देख लो। मैंने कहा, जो तुम सुबह और शाम मुझे सब्ज़ बाग दिखाते हो, उनमें कोई हकीकत भी है या नहीं? हकीकत क्यों नहीं है? उसने कहा। मैं तुम्हें सचमुच अपने दिल की मलका बनाना चाहता हूँ। तो फिर आज ही अपने माँ-बाप से बात करो और मेरे साथ मंगनी करो और मेरे हाथों में मंगनी की अंगूठी पहनाओ, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। उसने अपने माँ-बाप से बात की। बड़े चौधरी साहब को पता चला कि उनका बेटा घर में पलने वाली किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो बहुत गरजे बरसे। अगरचे मुझे हवेली में रहते हुए 10 साल हो गए थे, मैं कभी उनके सामने नहीं गई थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता था। अव्वल तो वो हवेली के दूसरे कमरों में बहुत कम ही कदम रखते थे, लेकिन अगर कभी वो इस तरफ आ निकलते तो मैं इधर-उधर हो जाती। हवेली में दर्जनों कमरे और बीसों मुलाजिम थे।
बड़े चौधरी साहब हर वक़्त किसी न किसी मामले में उलझे रहते थे। उन्होंने कभी किसी मुलाज़िम की तरफ नज़र भरकर भी नहीं देखा था। नूर इलाही की फ़रमाइश सुनकर उन्होंने मेरे बारे में पूछगछ की होगी। ये सुनकर वो और भी तैश में आ गए कि मैं एक खानाबदोश लड़की हूँ। उन्होंने फ़ौरन मुझे अपने कमरे में तलब किया। मैं घबराई-घबराई सी उनके कमरे में दाख़िल हुई। वो कालीन पर टहल रहे थे और उनकी तेवरी चढ़ी हुई थी। मैं दरवाज़े से 2 कदम आगे जाकर खड़ी हो गई। वो मेरी आहट पाकर एकदम रुके और तेज़ी से मेरी तरफ मुड़े। बोले, "नूरे इलाही को तुमने दीवाना।" उन्होंने जितनी तेज़ी से बोलना शुरू किया था उतनी ही तेज़ी से चुप हो गए और आँखें फैलाकर मुझे घूरने लगे। उनके चेहरे की सख्ती रफ्ता-रफ्ता नरमी में तब्दील हो गई। यहाँ तक कि उनके होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। नरमी से बोले, "तुम वाक़ई लोगों को दीवाना बना सकती हो। क्या नाम है तुम्हारा?" "मेरा नाम बाली है जी," मैंने जवाब दिया। "मैं खानाबदोशों की बेटी हूँ। मैंने आपके बेटे को कुछ नहीं कहा। वो खुद ही मेरा दीवाना बना फिरता है। मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था कि मखमल में टाट का पैबंद नहीं लग सकता।" जिस तरह आपको मेरी गुफ्तगू सुनकर हैरानी हुई थी, उसी तरह उन्हें भी हुई। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पढ़ी-लिखी हूँ? मैंने जवाब दिया, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, चौधारी ने ही सब कुछ मुझे सिखाया है। वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गए। यूँ मालूम होता था जैसे उन्हें फुर्सत ही फुर्सत हो। उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और देर तक मेरे और मेरे कबीले के बारे में सवालात करते रहे। मैं ये समझी कि उन्होंने मुझे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये तो मेरी भूल थी। 2 रोज़ बाद जब नूरे इलाही लाहौर चला गया, तो मुझे हवेली खाली करने का हुक्म मिल गया। चौधरी जी ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला था, अगरचे अब उनकी अपनी बेटियां भी थीं, मगर वो बहुत रंजीदा थी। मुझे जुदा करते हुए उन्हें अफ़सोस हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। बड़े चौधरी साहब के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता था। 2 रोज़ बाद मेरी माँ हवेली के दरवाजे पर आई और मुझे साथ लेकर रुखसत हो गई। खुद मुझे भी हवेली छोड़ते हुए दुख हो रहा था। मैं सोच रही थी कि अब मुझे दोबारा झुग्गियों में रहना पड़ेगा और नर्म गद्दों के बजाय सख्त ज़मीन पर मेरा बिस्तर होगा। मगर मेरी माँ ने मुझे डेरे पर ले जाने के बजाय पक्के मकान में पहुंचा दिया। वहाँ चौधरी साहब मेरे इस्तकबाल के लिए पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मेरी माँ को बहुत सारे नोट देकर रुखसत कर दिया और मुझे मकान के अंदर ले गए। उस सजे सजाए मकान में कोई नहीं था, सिर्फ बाहर वाले दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। चौधरी साहब ने मुझसे कहा, बाली, आज से ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम्हारा राज होगा। इस घर में जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इस घर से बाहर ना निकलना। मैं नहीं चाहता कि गांव वाले तुम्हारे बारे में बातें करें। थानेदार साहब, बड़े चौधरी साहब ने मुझे उस घर में कैद कर दिया था। मेरी माँ दूसरी दफ़ा मेरी कीमत वसूल कर कर ले गई थी। लेकिन मैं उसे कोई दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो जाहिल और अनपढ़ है। यहाँ तक पहुँचकर वो चुप हो गई और मुस्तरफ सी नज़र आने लगी। मैं उसके खामोश होने का मतलब बखूबी समझ गया था। मैंने कहा, बाली, मुझे मालूम है कि तुम चुप क्यों हो गई हो, लेकिन अब आगे की बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम सारी बात खुद ही बता दो। थानेदार साहब, मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, उसने तवील वक़्फ़ के बाद कहा। ना ही मैं किसी का बुरा चाहती हूँ। अगर मेरी खूबसूरती की वजह से लोगों ने ठोकर खाई है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप सही कहते हैं, आगे की बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। चंद रोज़ के बाद बरामदे में शोर सुनाई दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बरामदे की सीढ़ियों पर मुझे चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उनके सामने नूर इलाही खड़ा था। बड़े चौधरी साहब उसे वापस जाने का हुक्म दे रहे थे, मगर वो अपनी जगह से हटने पर तैयार नहीं था, नज़र आता था। ये वही नूरे इलाही था जिसने कभी अपने बाप के सामने आँखें ऊँची नहीं की थी। आज वो उनकी आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा था। और दूसरी बात मैंने ये महसूस की, बड़े चौधरी साहब की आवाज़ में वो पहली सी घन गरज नहीं थी। नूरे इलाही, मैं कहता हूँ वापस चले जाओ, वो कह रहे थे। ये अच्छा ना होगा, तुम हवेली में जाओ। मैं वहीं आकर तुमसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूँगा। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ अब्बाजान, नूरे इलाही ने कहा। अब आप मुझे क्या समझाएँगे? मेरे रास्ते से हट जाएँ। बड़े चौधरी साहब पहले तो नरमी से बात करते रहे, फिर गुस्से में आ गए। लेकिन नूरे इलाही पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अब्बा जी, आप हमारी माँ के साथ नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म कर रहे हैं। आप यहीं पर फ़ैसला होगा और आज यहीं पर फ़ैसला होगा। बाली अब एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगी। आप हट जाएँ मेरे रास्ते से। बड़े चौधरी साहब ने चौकीदार को आवाज़ दी। नूरे इलाही ने फ़ौरन रिवॉल्वर निकाल लिया और चौकीदार को डराने के लिए 2 हवाई फायर भी किए।
बड़े चौधरी साहब ने उससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। इसी कश्मकश में गोली चल गई और बड़े चौधरी साहब वहीं सीढ़ियों पर ढेर हो गए। नूरे इलाही जल्दी से अंदर आया और मुझसे कहा, बाली अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो और चुप बैठी रहो, जब तक मैं ना आवाज़ दूं दरवाज़ा ना खोलना। मैंने उसके हुक्म के मुताबिक अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बड़े चौधरी साहब के कत्ल की खबर हमारे कबीले वालों को भी हो गई। वो दूसरे ही दिन अपना डंडा डेरा लेकर इधर पहुंच गए। नूर इलाही रोज मेरे पास आता था। उसने मुझे तसल्ली दी थी कि पक्का मकान मेरे पास ही रहेगा, मुझे वहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन कल वो मेरे पास घबराया घबराया सा आया और कहा, बाली जल्दी से निकल जाओ, यहाँ पुलिस आने वाली है। अपने लोगों के साथ कहीं चली जाओ, 2 हफ्ते के बाद वापस आ जाना। मैं अपना सामान लेकर पक्के मकान से निकल गई और डेरे वालों से कहा कि वो वहां से निकल चले। लेकिन किस्मत हमारे खिलाफ थी। अभी हम लोग सामान ही समेट रहे थे कि आप अपने आदमियों के साथ हमारे सर पर आ पहुंचे। किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं है बाली, मैंने कहा, बल्कि तुम्हारे हक में है। एक बात मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि तुम इन खाना बदोश की लड़की नहीं हो। तुम्हारी बातों में मुझे किसी आला खानदान की झलक नजर आती है। मेरा ख्याल है इन लोगों ने तुम्हें बचपन में कहीं से अगवा किया होगा। अगर मैंने तुम्हें इनके हवाले कर दिया तो ये फिर तुम्हें बेच खाएंगे। दुआ करो कि ये लोग तुम्हारे बारे में असल हकीकत बता दें। ये सुनकर उसके चेहरे पर तरद्दुद नमूदार हुआ। मैंने उसे एएसआई के घर भेज दिया और एक सिपाही की बाहर ड्यूटी लगा दी। उसके बाद मैं तीनों खाना बदोशों को पूछगछ वाले कमरे में ले गया और साथ ही 2 तगड़े किस्म के सिपाहियों को भी बुला लिया। बूढ़े का नाम दीनू और उसकी बीवी का नाम गालबन अल्लाह रखी था। मैंने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, बाली के बारे में मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है। इसके वारिसों ने 18 साल पहले इसके अगवा की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज करवाई थी। इसका असली नाम आयशा है। अगर तुम सच सच सारी बातें बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। लेकिन तुम लोगों ने झूठ बोलकर जान बचाने की कोशिश की तो मैं मार मार कर तुम तीनों की हड्डियां तोड़ दूंगा और जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर दूंगा। काला भुजंग रंगू हाथ जोड़कर बोला, सरकार, हम झूठ ना बोलें। बाली इनकी बेटी है और मेरी मंग होवे है। जागीरदार के घर में रहने से इसका कुछ रंग और ढंग बदल गया है, पर यह हमारे ही कबीले की है। सरकार, हम पर रहम करो। मैंने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने रंगू को पकड़कर अपना काम शुरू कर दिया। दीनू और उसकी बीवी रंगू की चीखें सुनकर दहशत ज़दा हो गए और हाथ जोड़ने लगे। मैंने सिपाहियों को रोका और दीनू से कहा, ये सिपाही सारी रात ये काम कर सकते हैं। अगर मार खाकर सच बोलोगे तो फिर मैं तुम तीनों को जेल में बंद करा दूंगा। अगर अब बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी से फैसला कर लो। बाली अब तुम्हारे साथ वैसे भी नहीं रहेगी। वो पढ़ी लिखी लड़की है। उसने तुम लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया है। जान बचाने का इससे अच्छा मौका और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने जब देखा कि लड़की तो वैसे भी हाथ से जा रही है तो वो सीधे हो गए। औरत ने इकरार कर लिया कि उसने बाली को जब वो 1.5-2 साल की थी इसी शहर की एक गली से अगवा किया था। मैंने उसे साथ लिया और कहा कि मुझे उस गली में ले चलो। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। वो न सिर्फ मुझे उस गली में ले गई बल्कि उस मकान की निशानदही भी की जिसके सामने से उसने बच्ची को उठाया था। वो 2 मंजिला पुख्ता मकान था। मैंने औरत को एक तरफ बिठाया और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक मोहम्मद शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसने तस्बीह हाथ में पकड़ रखी थी और नज़र उसकी खासी कमज़ोर मालूम होती थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद पूछा, आप कितने अरसे से इस मकान में रह रहे हैं? उसने अपना नाम अहमद अली बुखारी बताया और कहा, जनाब, मुद्दतें ही गुजर गई हैं यहाँ पर इस घर में रहते हुए। इस घर का कोई बच्चा तो कभी गुम नहीं हुआ? मैंने पूछा। उसने जल्दी से मेरा बाजू पकड़ लिया। बोला, मैंने 2 रोज कब्ल ख्वाब में देखा था कि मेरी भांजी मिल गई है। आप यकीनन उसकी खबर ही लेकर आए हैं। 17-18 साल कब्ल कोई बदबख्त उसे दरवाजे के सामने से उठाकर ले गया था। वो मेरी बहन की बच्ची थी। उसका नाम रजिया था। कहाँ है वो कहाँ है? खैरियत से तो है वो? हाँ, वो खैरियत से है। उसके माँ-बाप कहाँ हैं? वो उधर दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। चलें, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। आप ऐसा करें कि किसी को भेजकर उन्हें यहीं बुला लें। मैं बाली को, मेरा मतलब है रज़िया को, लेकर आता हूँ। बुखारी साहब शोर मचाते हुए अंदर भागे। तकरीबन निस्फ़ घंटे के बाद जब मैं रज़िया यानी बाली को हमरा लेकर वापस पहुँचा तो गली में एक मेला सा लगा हुआ था। मेले का सा समा मालूम होता था।
रज़िया की कैफ़ियत भी अजीब थी। उसे यकीन नहीं आता था कि वो एक साहिब हैसियत ख़ानदान की बेटी थी। रास्ते में वो बार-बार मुझसे पूछती थी कि क्या वो वाक़ई पक्के घर में रहने वालों की बेटी है? हमारे पीछे उसका नाम नेहात मंगेतर भी था, जिसने उसका संदूक सर पर उठा रखा था। उसके उसके पीछे 2 सिपाही भी थे। जैसे ही हमने गली में कदम रखा, एक 45-46 साला औरत दीवानावार दौड़ती हुई आगे बढ़ी और मेरी बेटी कहकर बाली से लिपट गई। उसके पीछे 3 लड़कियां थीं, जिनके नक्कूश बाली से मिलते-जुलते थे। वो तीनों उसकी बहनें थीं। उन सब की आंखें अश्कबार थीं। बाली भी मुसलसल रोई जा रही थी। वहाँ बाली के 3 भाई भी थे, बाप भी था, मुमानियाँ, फूफियाँ, खालाएँ और जाने कौन-कौन था। वो सब बारी-बारी बाली से मिलते और आँसू पोंछते हुए एक तरफ होते जाते। अजीब-सा समा था वहाँ पर। रंगू ने बाली का संदूक दरवाजे के पास रख दिया था और होंकों की तरह एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे की सियाही और ज्यादा गहरी हो गई थी। जब हम जाने लगे तो बाली आंसू पोंछती हुई मेरे पास आई और बोली, मलिक साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अगर आप चक बत्तीस जाएं तो चौधरी जी को मेरा सलाम कहें। मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। उसके रिश्तेदार भी हमारा शुक्रिया अदा करने लगे। हमने रंगू को साथ लिया और वापस थाने पहुंच गए। मैंने अपने वादे के मुताबिक रंगू, दीनू और दीनू की बीवी को डांट डपटने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैंने शमसू को हवालात से बुलाया, 5,000 की पोटली उसके हवाले की और उसे भी छोड़ दिया। अगले रोज दोनों पुलिस पार्टियां चौधरी करमदीन और चौधरी जमालदीन के बेटों को गिरफ्तार करके ले आई। चंद रोज के बाद नूर इलाही ने इकबाल जुर्म कर लिया। उसके चचाजाद भाइयों ने उसके खिलाफ गवाही दी और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। जिन मुल्जिमान को हमने बलवे के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, उनमें से ज्यादातर तो बरी हो गए, बाकियों को मामूली सजाएं हुई। यहाँ पर कहानी हो गई है ख़त्म। अब कहानी देखते हैं कि एक बच्ची बचपन में अगवा हुई, उसे खाना बदोश ने अगवा किया, लेकिन उसकी किस्मत में महल ही लिखा था, तो वो फिर से महल में पहुंच गई। चौधरानी की उस पर नज़र पड़ गई और चौधरानी ने उसको अपनी बेटी बना लिया। और वो जब पलकर जवान हो गई तो चौधरी के बेटे को उससे मोहब्बत हो गई। अब चौधरी ने तो उसको कभी देखा नहीं था, अय्याश आदमी था। अब जब चौधरी की नज़र उस पर पड़ गई तो चौधरी का दिल उस पर आ गया। मतलब कि ये क्या अजीब खेल है ना, कि बेटे को पसंद है तो बाप को क्या है कि इस तरह करना चाहिए। कैसे होते थे पहले के चौधरी लोग। अगर वो उस लड़की को अपने बेटे की बहू के तौर पर तस्लीम कर लेता तो ये सारा बखेड़ा होता ही नहीं। उस लड़की को वो अपने हवेली से निकाल के और पक्की कोठी में उसने उसको बंद कर दिया और वहाँ उसको एक तरीके से कैद कर दिया, उसे अपना बनाना चाहा होगा। लेकिन बेटे को खबर हो गई होगी कि वो उसकी जो महबूबा है वो बाप की कैद में है, तो पहुँच गया रिवॉल्वर लेकर। अ, इसीलिए बच्चों की ख्वाहिशों का ख़्याल रखना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता तो वो सब भी नहीं होता। ना बाप कत्ल होता, ना बेटा जेल जाता, ना उसे उम्र कैद होती। किसको क्या मिला? हाँ, इतना है कि बाली अपने घर पहुँच गई, अपने वालिदैन के पास। और ये जो बच्चा उठाने वाले लोगों को ज़रा भी रहम नहीं आता ना, किसी के भी बच्चे उठाते हैं और लेके चले आते हैं, उनसे खूब फ़ायदा उठाते हैं। बाली की जो उठाने वाली माँ थी, उसने भी तो यही किया कि उसको बेच दिया 2 बार। एक बार चौधरानी के हाथ में, एक बार चौधरानी के हस्बैंड के हाथ में, बेच दिया 2 बार चौधरी के पास। तो ऐसे लोग होते हैं। तो आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी, सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। लाइक करने में कंजूसी ना करिए बिल्कुल भी, आप लोग बड़े कंजूस होते जा रहे हैं। लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं जल्दी से किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए हाँ, हाँ, हम जानती हूँ, आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सुन लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, किसी अच्छी सी कहानी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।